नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th के चैप्टर नंबर 6 को, टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। साथियों, पहले की वीडियो में हमने देख लिया है कि चोल साम्राज्य की दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य किस तरह से भारत में फैलते हैं, और इसी के बाद हमने बिल्डिंग्स और आर्ट एंड आर्किटेक्चर को इंडिया में देख लिया था। अब इस चैप्टर के अंदर हम स्पेशल फोकस करने वाले हैं कि टाउन्स का डेवलपमेंट इंडिया में किस तरह देखने को मिलता है और इसमें व्यापारियों की क्या प्रमुख भूमिका रही और क्राफ्टमैनशिप इंडिया के अंदर किस प्रकार की थी। क्राफ्टमैनशिप का मतलब होता है कारीगरी की जो व्यवस्था है वो इंडिया के अंदर किस प्रकार की थी। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले नजर आता है कि जैसे जैसे साम्राज्यों का विकास हो रहा था अलग अलग स्थानों पर, हमें कई प्रकार के शहरों का भी निर्माण होता हुआ नजर आता है। जैसे कि शहर जो थे कुछ टेम्पल टाउन के रूप में डेवलप हुए थे। साथियों, टेम्पल टाउन के रूप में ऐसे शहरों का विकास हुआ जहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो टेम्पल्स हैं वो आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, और इसी के चारों ओर क्या है, जो टाउन्स है उनका डेवलपमेंट होता है। इसी के साथ साथ कुछ हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी देखने को मिलते हैं, कमर्शियल टाउन देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ पोर्ट टाउन भी देखने को मिलते हैं। अब ये जितने भी हमने देखे शहरों के प्रकार, इसको आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यह आपका कलकत्ता पोर्ट सिटी आपको नजर आता है। इसी के साथ तंजावुर और उरैयूर ये आपका पोर्ट सिटी के रूप में नजर आता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर सूरत है, ये एक प्रकार से पोर्ट सिटी के रूप में हमें नजर आता है। इसी के साथ साथ टेम्पल सिटी के रूप में हमें यहाँ पर हम्पी देखने को मिलता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर तिरुवन्नामलाई देखने को मिलता है, कांचीपुरम देखने को मिलता है, और भी अन्य प्रमुख स्थान इस प्रकार से आप यहाँ पर मैप के अंदर डिटेल में देख सकते हो। अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं उन सभी का जो विकास है वह किस प्रकार से हुआ। हम यहाँ पर स्पेशली बात कर रहे हैं चोला डायनेस्टी के दौरान जो थंजावुर है वह किस प्रकार से डेवलप हुआ। ठीक है, अब ये जो थंजावुर है वो हमें बेसिकली कावेरी रिवर के पास में देखने को मिलता है। ये एक पेरिनियल रिवर है जो कि क्या है, सालों साल बहती है। अब यहीं पर थंजावुर में कावेरी रिवर के पास में हमें एक टेम्पल देखने को मिलता है जिसका नाम है राज राजेश्वर टेम्पल। इस टेम्पल को राजा चोल के माध्यम से बनाया गया, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यह एक शिव टेम्पल के रूप में हमें नजर आता है। और यहाँ पर इस टेम्पल का जो निर्माण है यानी इसके जो आर्किटेक्चर है वो आपको देखने को मिलते हैं कुंज कुंजर मल्लन। यहाँ पर जो इसके आर्किटेक्चर हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ आप इनका जो पूरा नाम है वो देख सकते हो, कुंजर मलन राजराजा पेरू थचननन। इसी तरह ये हमें नाम देखने को मिलता है, काफी डिफिकल्ट नाम है, फिर भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये हमने देख लिया कि तंजावुर के अंदर किस तरह से राजराजेश्वर जो टेम्पल है उसका निर्माण होता है। अब ये जो टेम्पल है इस टेम्पल की खास बात थी कि यहाँ पर क्या थे, बहुत सारे मंडप थे, और मंडप के बारे में मैंने आपको पहले की वीडियोस में बता रखा है कि बेसिकली एक प्रकार का हॉल होता है मंदिर के परिसर के अंदर। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर पेविलियन भी देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यह जो पूरा इलाका है यहाँ पर हमें जो राजा है उसका राज दरबार भी देखने को मिलता है, और इसी के साथ साथ इन्हीं स्ट्रक्चर्स के आसपास यहाँ पर जो बैरक है यानी आर्मी के जो यूनिट है वह भी रहा करते थे। तो आप यहाँ पर एक चीज क्या देख रहे हो कि जो टेम्पल है उसी के बिसाइड यानी उसी के साथ साथ में जो महल है उसका निर्माण किया जाता है, मंडप है उनका भी निर्माण किया जाता है, पवेलियन है उनका निर्माण किया जाता है, जो राज दरबार का कोर्ट है उसका निर्माण होता है, और यहाँ तक कि जो आर्मी की बैरक वगैरह होती है वो भी मंदिरों के पास में ही बनाए जाते थे। इसी के साथ साथ ये जो मंदिर हुआ करते थे यहाँ पर पास में ही बाजार लगा करते थे, और इन बाजारों में आमतौर पर जो ग्रेन है, अनाज है, स्पाइस यानी जो मसाले हैं, इसी के साथ
क्लोथ और जो ज्वेलरीज है ये सारी चीजें वहां पर बिका करती थी। इसी के साथ साथ मंदिर के पास में ही यहाँ पर हमें वेल्स यानी एक प्रकार से कुएं और टैंक यानी तालाब भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें मंदिर के आसपास एक चीज ध्यान रखिएगा बनते हुए देखने को मिल रहा है। और यही रीजन है कि जो टेम्पल्स हुआ करते थे वो आम तौर पर जो पूरा का पूरा टाउनशिप है उसका सेंटर हुआ करते थे। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सालिया वीवर्स एक कम्युनिटी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सालिया वीवर एक क्या है, कम्युनिटी है। जैसे कि बुनकर कम्युनिटी होती है ना, वैसे ही हमें यहाँ पर सालिया वीवर्स क्या है, एक बुनकर कम्युनिटी नजर आती है तंजावुर के अंदर। अब ये बेसिकली क्या है, जो उरैयूर टाउन है। ठीक है, अभी आपने यहाँ पर इमेज के अंदर देखा था, यहाँ पर हमने इसको सर्कल भी किया था कि इस जगह पर आपको तमिलनाडु में तंजावुर देखने को मिलता है और उसी के ठीक नीचे आपको उरैयूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अभी हम जितनी भी बात कर रहे हैं सभी इसी जगह की बात हो रही है और ये उस समय चोल अंपायर का हिस्सा था। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, तंजावुर के अंदर उरैयूर के अंदर हमें बहुत सारे क्या है क्लोथ प्रोड्यूसिंग सेंटर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो क्लोथ यानी कपड़े बनाए जाते थे वो दो तरीके से बनाए जाते थे। एक होता था फाइन कॉटन का क्लोथ जो कि आमतौर पर राजा महाराजा और जो नोबल्स हैं उन सभी के लिए बनाया जाता था, और दूसरा है कोर्स कॉटन के क्लोथ्स। ये आमतौर पर जो साधारण जनमानस है, मासेस का मतलब होता है साधारण लोग, उनके लिए ऐसा कपड़ा बनाया जाता था। तो ये आपको ध्यान में आ गया कि तंजावुर एक सेंटर था और दूसरा सेंटर क्या है, उरैयूर आपका एक सेंटर है। अब यहाँ पर हम आगे क्या देखते हैं, स्वामी मलाई एक बेसिकली यहाँ पर सम डिस्टेंस अवे एट द स्वामी मलाई। स्वामी मलाई भी अगर आप इमेज में यहाँ पर मैप में देखोगे तो आपको इस जगह पर यहाँ पर नजर आएगा स्वामी मलाई। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है। तो स्वामी मलाई में क्या हमें देखने को मिलता है, द स्थापतीज और द स्कल्पचर्स आर मेकिंग exquisite bronze ideal and tall ornamented bell metal lamps। बेसिकली यहाँ पर स्वामी मलाई जो इलाका था वहां पर हमें स्थापतीज देखने को मिलते हैं। अब स्थापति कौन होते हैं, जो पत्थर की मूर्तियों का निर्माण करते हैं, दूसरे शब्दों में कहें जो स्कल्पचर्स होते हैं। ठीक है, उनका निर्माण करने वाले व्यक्तियों को स्थापति बोला जाता था इस टाइम पर। ये जो लोग हैं आमतौर पर पत्थर के अलावा सबसे विशेष बात थी इनकी कि ये ब्रोंज का आइडियल यानी ब्रोंज की मूर्तियां बनाया करते थे। इसी के साथ साथ ये लोग क्या करते थे, ऑर्नामेंटल जो बैल होता है यानी मंदिर के अंदर जो घंटियां होती हैं उनको बनाया करते थे, और इसी के साथ साथ धातु के लैंप को यानी धातु का एक प्रकार से जिसके अंदर लैंप होता है, लैंप आप सभी समझते होंगे, उसको बनाया करते थे। तो ये हमने चीजें देख ली, अलग अलग स्थान है अलग अलग चीजों के लिए यानी क्राफ्टमैनशिप के लिए फेमस हुआ करते थे। ठीक है, तो हमने इस समय देख लिया कि जो तंजावुर है वो एक प्रकार का ग्रेट और यानी बड़ा टाउन, बड़ा शहर हुआ करता था। ठीक है, इसी के साथ साथ अगली हेडिंग हमारी नजर आती है टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिम सेंटर्स। साथियों, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, और टेम्पल टाउन का मतलब आपको मैंने बता दिया, टेम्पल के चारों ओर जब बहुत सारी संरचनाओं का निर्माण होता है और धीरे धीरे देखते देखते ये एक बहुत बड़ा शहर बन जाता है, उसी को बेसिकली क्या बोला जाता है, टेम्पल टाउन बोला जाता है। और यहाँ पर बीच में हमें टेम्पल देखने को मिलता है पूरे शहर के। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि तंजावुर इसी प्रकार का टेम्पल टाउन है जो कि हमने एग्जाम्पल के रूप में पहले ही देख लिया। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, टेम्पल्स वर ऑफ्टन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो टेम्पल्स हैं वो आम तौर पर जो पूरा का पूरा शहर है उसकी इकोनॉमी के और इसी के साथ साथ उसका जो कल्चर है उसके सेंटर हुआ करते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि राजाओं के द्वारा अक्सर इन मंदिरों का निर्माण किया जाता था, और इसी के साथ साथ जो मंदिर है उनको राजा के द्वारा ग्रांट यानी
एक प्रकार से तोहफा भी दिया जाता था जमीन के रूप में, और इसी जमीन से जो मंदिर है उसका खर्चा चला करता था। इसी के साथ साथ यहाँ पर पैसा भी राजाओं के माध्यम से दिया जाता था, और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे इलेबोरेट रिचुअल्स हुआ करते थे, यानी बड़े बड़े विशाल जो धार्मिक यज्ञ हैं वह किए जाते थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो पिलग्रिम्स हैं यानी तीर्थ यात्री हैं, जो पुजारी हैं, और भी अदर जो फेस्टिवल इन मंदिरों के अंदर सेलिब्रेट किए जाते थे, ये सारी चीज़ें संभव हो पाती थी राजा के दिए गए डोनेशन के माध्यम से। इसी के साथ साथ हमेशा क्या है, राजा ही डोनेशन नहीं दिया करता था, बल्कि यहाँ पर जो तीर्थ यात्री आया करते थे यानी जो पिलग्रिम्स आया करते थे वह भी क्या करते थे, जो डोनेशंस है वह प्रदान किया करते थे मंदिर के लिए। इसी के साथ साथ साथियों, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो कि ब्रोंज की जो मूर्ति है वह किस प्रकार की होती है, जो कि यहाँ पर एक कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पर देख सकते हो स्थपति के माध्यम से बनाया जाता था। अब ये ब्रोंज बेसिकली है क्या, आप सभी जानते होंगे कि जब कॉपर को और उसी के साथ साथ टिन को क्या किया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है, तो हमें इस प्रकार से नजर आता है कि वो क्या बन जाता है, ब्रोंज बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कॉपर प्लस टिन इज इक्वल टू ब्रोंज। तो ब्रोंज इस प्रकार से हमें एलॉय के रूप में यहाँ पर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ब्रोंज की जो मूर्तियां हुआ करती थी जैसा आप इमेज में देख रहे हो, इन मूर्तियों को बनाने के लिए लोस्ट वैक्स टेक्निक का यूज किया जाता था। अब ये लोस्ट वैक्स टेक्निक क्या है, इसके अंतर्गत बेसिकली क्या किया जाता था, सबसे पहले वैक्स आप सभी समझते हो मोम की, तो मोम की क्या की जाती थी, इस तरह से एक खांचा बनाया जाता था, फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर एक दूसरा खांचा हुआ करता था। अब इसके ऊपर क्या किया जाता था, एक असली मूर्ति रखी जाती थी, और असली मूर्ति का क्या है, छाप इस प्रकार से आ जाया करता था। अब जब असली मूर्ति का छाप इस वैक्स के ऊपर आ जाता था तो इसका जो दूसरा भाग है इसके ऊपर चिपका दिया जाता था, और चिपकाने के बाद ये वाला मान लीजिए यहाँ से क्या है, कोई एक पोर्शन सुरंग के रूप में खाली छोड़ दिया जाता था। अब यहाँ पर जो हमें ये ब्रोंज मिला है, ब्रोंज को पिघला करके क्या किया जाता था, इस छेद के थ्रू डाल दिया जाता था, और छेद के अंदर डालने के बाद जब ये पूरा ये वैक्स है, बेसिकली क्या होता है, ब्रोंज है, जब वैक्स के अंदर चला जाता है तो वो सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है, और जब ये पूरी मूर्ति ठोस हो जाती है तो इसके चारों तरफ जो बेसिकली वैक्स लगाया गया है, इस वैक्स को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, और जब वैक्स को यानी मोम को तोड़ दिया जाता है तो ऐसी मूर्ति हमें निकलकर सामने मिलती है। तो यही पूरा जो प्रोसेस है इसी को लोस्ट वैक्स टेक्निक के नाम से जाना जाता है। तो हमने यहाँ पर अभी क्या देखा कि जो टेम्पल टाउन्स हैं और पिलग्रिम सेंटर्स हैं उनको किस तरह से चलाया जाता था। आगे हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि जो टेम्पल अथॉरिटीज हैं वो आमतौर पर इनके पास कभी कभी इतना ज़्यादा पैसा आ जाया करता था कि ये जो ट्रेड है यानी जो व्यापार है उसको फाइनेंस करने का भी काम किया करते थे, और बाद में इन्होंने अपने आप को एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में भी इस्टेब्लिश्ड कर लिया। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो मंदिर हैं अब अपने चारों तरफ जो प्रीस्ट हैं यानी पुजारी हैं, वर्कर्स हैं यानी काम करने वाले लोग हैं, और आर्टिजान्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इन सभी को आकर्षित करना स्टार्ट कर दिया। यानी नॉर्मल सी बात है, जहां पर भी मंदिर होगा, अब मंदिरों के अंदर सबसे पहले पुजारी आएगा, पुजारी के साथ साथ मंदिर के पास में ही आप देखोगे फूल और बाकी जो चीज़ों की दुकानें हैं वह लगने लग जाएंगी। अब इन दुकानों के साथ साथ यहाँ पर मंदिर को सजाने के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट भी आएंगे और व्यापारी भी आने लग जाएंगे मंदिरों के पास में, और जिससे कि क्या आप यहाँ पर देखोगे पूरा का पूरा जो मंदिर है उसी के पास में आपको यहाँ पर एक टाउन है उसका डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा, और इन्हीं इलाकों को बोला जाता है टेम्पल टाउन। ठीक है, अब यहाँ पर इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो एक हमने तंजावुर का टेम्पल देख लिया था, अब दूसरा यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पर नजर आता है भिल्ला स्वामीन टेम्पल। ठीक है, जिसको भिलसा टेम्पल या विदिशा का टेम्पल जो कि मध्य प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलता है कहा जाता है। इसका हमें एक तो तंजावुर का टेम्पल हो गया, ये दूसरा हो गया भिलसा का टेम्पल, और ये तीसरा उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सोमनाथ का टेम्पल। ये भी बेसिकली क्या है, एक प्रकार से टेम्पल टाउन के रूप में हमें
नजर आते हैं। सोमनाथ के अलावा आप यहाँ पर कांचीपुरम के अंदर टेम्पल है वो देख सकते हो। मदुरई के अंदर यहाँ पर टेम्पल है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ तिरुपति के अंदर भी एक टेम्पल है, वो भी क्या है, इसी प्रकार का टेम्पल टाउन हमें नजर आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह सारी बातें हैं समझ आ गई होगी कि टेम्पल टाउन किस तरह से डेवलप हो रहे हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे क्या देख रहे हैं कि पिलग्रिम सेंटर ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू द टाउनशिप। और ये जो पिलग्रिम सेंटर है धीरे धीरे एक टाउनशिप में यानी पूरे शहर के रूप में डेवलप हो गए। उदाहरण के लिए वृंदावन शहर, इसी के साथ थिरुवन्नामलाई टेम्पल या फिर शहर, इसी के साथ साथ अजमेर का इलाका, ठीक है, जो कि बाद में जो चालुक्य चौहान शासक है उन सभी की राजधानी भी बनी थी। और मुगलों के टाइम पे तो उनका हेडक्वार्टर भी कहाँ रहा, अजमेर राजस्थान के अंदर रहा। और ये जो अजमेर है, वृंदावन है, थिरुवन्नामलाई है, ये सारे के सारे जो शहर हैं, ठीक है, इन सारे के सारे शहरों का टाउनशिप का जो डेवलपमेंट है वो मंदिरों के डेवलपमेंट की वजह से ही हो पाया। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो अभी हमने बात की चौहान शासकों के टाइम पे अजमेर का जो विकास होता है मंदिर के डेवलपमेंट की वजह से, वो हमें देखने को मिलता है कि आगे चल के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, एक प्रकार के सूफी संत थे, ठीक है। और ये जो सूफी संत हैं अजमेर में ही अपना जो पूरा का पूरा स्थान है वह स्थापित करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम अब क्या बात कर रहे हैं, टाउनशिप की। तो ऊपर हमने टेम्पल टाउन की बात की थी। अब यहाँ पर पूरा का पूरा टेम्पल टाउन छोड़िए, पूरा टाउनशिप ही डेवलप हो जा रहा है क्या बोलते हैं, समय के साथ इन्हीं पिलग्रिमेज या फिर धार्मिक केंद्र होने की वजह से। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें यहाँ पर अजमेर के अंदर जो राजस्थान का अजमेर है वो देखने को मिलता है, जहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर चौहान शासकों के द्वारा, बाद में मुगलों के द्वारा अपना प्रमुख केंद्र बनाया गया। और यहीं पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के माध्यम से अपने खानकाह का निर्माण किया गया। साथियों, खानकाह के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि खानकाह वह स्थान होता है जहां पर जो सूफी संत हैं आकर ठहरते थे, रुकते थे और जो ईश्वर है उसकी इबादत किया करते थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें 12th सेंचुरी के अंदर देखने को मिलता है कि यहाँ पर अजमेर में ही एक लेक का निर्माण किया जाता है। अजमेर के पास में ही पुष्कर लेक हमें देखने को मिलता है। और ये जो पुष्कर लेक है वो सदियों से यानी प्राचीन काल से ही यहाँ पर जो पिलग्रिमेज है उसका एक प्रमुख सेंटर हमें नजर आता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने चीजों को डिटेल में देख लिया। यहाँ पर आप इमेज को भी देख सकते हो, ये एक प्रकार का ब्रोंज स्टैचू है जो कि कृष्णा को यहाँ पर जो कालिया नाग है उसको मर्दन करते हुए इमेज के अंदर दर्शाया गया है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कोई और पॉइंट यहाँ पर छूटा तो नहीं है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि है नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। यानी अब यहाँ पर हमने अभी देखे बहुत बड़े बड़े शहर जैसे कि तंजावुर, आगरा, इसके अलावा अजमेर। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो 8th सेंचुरी यानी 8वीं शताब्दी के आसपास बहुत सारे जो छोटे छोटे शहर हैं उन सभी का विकास होना शुरू हो जाता है। और आम तौर पर ये जो छोटे छोटे शहर हैं वो बड़े बड़े जो गांव हुआ करते थे उनके विकास की वजह से हमें देखने को मिलता है। सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए, पहले क्या होता था, एक छोटा सा गांव हुआ करता था। अब छोटा सा गांव क्या हो गया, समय के साथ बहुत बड़ा गांव बन गया। और ये जो बहुत बड़ा गांव है फिर वो आगे आने वाले समय में जब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो वो एक शहर का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि जो विलेज है, विलेज से किस तरह से शहरों का निर्माण हो रहा है। इसके कुछ उदाहरण भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि मंडापिका, जो कि मंडी के लिए यह शब्द यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ इन्हीं छोटे छोटे शहरों के पास में हट्टा भी लगाया जाता था। हट्टा बेसिकली आज के समय में जिसको आप हाट बोलते हो और हिंदी में इसको बाजार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मार्केट स्ट्रीट भी यहाँ पर क्या किए जाते थे, स्मॉल टाउन्स के अंदर बनाए जाते थे। मंडापिका भी बनाया जाता था, मंडी बनाया जाता था जहां पर जो लोग हैं वो अपना सामान लाकर बेचा करते थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हर एक काम के लिए कई बार क्या होता था, अलग अलग
स्ट्रीट का भी निर्माण किया जाता था। स्ट्रीट यानी सड़कों का निर्माण किया जाता था। जैसे आज भी आप कई स्थानों पर जाओगे तो चूड़ी की अगर फैक्ट्री लगी है तो पूरे लाइन में आपको चूड़ी ही बिकती हुई नजर आएगी। अगर आप यहाँ पर किसी दूसरे स्थान पर जाओगे किसी और चीज पे, तो आपको खाने के आइटम ही आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, सड़कों का गलियों का जो विभाजन है वो वहां पर पाई जाने वाली चीजों के आधार पर होने लग गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक गली हुआ करती थी जहां पर सिर्फ पोर्टर्स रहा करते थे, या दूसरी गली हुआ करती थी जहां पर सिर्फ ऑयल प्रेशर रहा करते थे, तीसरी गली हुआ करती थी जहां पर सिर्फ शुगर मेकर हुआ करते थे, यानी जो चीनी का निर्माण करने वाले लोग हैं, गुड़ का निर्माण करने वाले लोग हैं, वो रहा करते थे। चौथी गली में जो टेडी मेकर है, खिलौने बनाने वाले। पांचवी गली में स्मिथ, स्टोन मैसन। इस तरह से स्टोन मैसन उस आदमी को बोला जाता है जो पत्थर की मूर्तियों को बनाता है। ठीक है, तो बेसिकली हर एक काम के लिए अपनी गली निर्धारित हुआ करती थी। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो व्यापारी है वो आमतौर पर आसपास के इलाके से हुआ करते थे, और कई बार जो ये व्यापारी हैं वो बहुत ही दूर दराज के इलाकों से भी आया हुआ करते थे। ठीक है, जो कि अपने सामान को साथ में लेकर आते थे और फिर अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचा करते थे। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हमें यहाँ पर नजर आते हैं हॉर्स बेसिकली सेलर। ठीक है, हॉर्स सेलर के बारे में आप सभी जानते हो कि ये है पूरा इंडिया। ठीक है, अगर आप इंडिया के मैप को ऐसे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से नजर आएगा, और यहाँ पर आपको गुजरात नजर आएगा। गुजरात के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इस तरह से पहले का जो भारत है वो हमें यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा इलाका है वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान। तो अफगानिस्तान और बाकी इलाकों से क्या किया जाता था, यहाँ पर घोड़ों का व्यापार किया जाता था यहाँ पर भारत के अंदर। ठीक है, स्पेशली हम बात करें अगर विजयनगर साम्राज्य की, तो ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या नजर आता है कि इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर नजर आता है कि ये घोड़े के व्यापारी भारत के अंदर आते थे और अपना जो अश्व है उसको भारत के अंदर बेचा करते थे। भारत में भी अश्व पाए जाते थे लेकिन उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। इसी के साथ साथ सॉल्ट यानी नमक के व्यापारी हुआ करते थे, कैम्फोरा के व्यापारी हुआ करते थे, सैप्रोन के, और यहाँ पर बोटल बेटल नट के, इसके अलावा स्पाइसीज के जैसे कि पेपर यानी काली मिर्च के व्यापारी हुआ करते थे। कैम्फोर ये एक प्रकार का क्या होता है, बर्तन होता है, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये एक प्रकार का यूटेंसिल्स होता है, बर्तन होता है। इसी के साथ अब हम यहाँ पर आगे देख सकते हो इमेज के अंदर किस तरह से पूरे बाजार हुआ करते थे। बड़ी बड़ी इमारतें, उनके नीचे दुकानें लगा करती थी और लोग यहाँ पर सामान खरीदने आया करते थे। इसी तरह अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि आमतौर पर साधारणतः जो सामंत हुआ करते थे या फिर जो जमींदार हुआ करते थे वो अपने फोर्टिफाइड पैलेस बनाने स्टार्ट कर देते हैं इस टाइम तक आते आते, यानी लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास या 8वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास तक। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो टाउन है, टाउन को अब चारों ओर से किलेबंद दीवार से घेरा जाने लग गया, जमींदार के माध्यम से या फिर जो उस समय सामंत हुआ करते थे उनके माध्यम से। और इसी के साथ साथ ये जो पूरे किलेबंद दीवार घेरा गया है उसके अंदर रहने वाले लोगों से बेसिकली जो व्यापारी हैं उन सभी से टैक्स लिया जाता था, जो कारीगर हैं उनसे टैक्स लिया जाता था, अगर कोई वस्तु को बेचता है तो उससे टैक्स लिया जाता था। ठीक है, और कई बार क्या होता था इन सामंतों के द्वारा जो कारीगर हैं और भी अदर जो लोग हैं, और स्पेशली बात करें टेम्पल्स की, यानी स्थानीय स्तर पर जो टेम्पल्स हुआ करते थे उनको यह जो जमींदार है और सामंत है वो पैसा भी दिया करते थे उनका खर्चा चलाने के लिए। तो टैक्स भी यहीं के लोगों से लिया करते थे और यहाँ पर जो मंदिर वगैरह हैं उनको दान भी दिया करते थे। ठीक है, आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हो कि एक कारीगर है जो कि लकड़ी के तख्ते के ऊपर क्या है, कारीगरी कर रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो आगे
कि टैक्स ऑन मार्केट, यानी यहाँ पर एक हमें राजस्थान के अंदर एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो कि 10th सेंचुरी से बिलोंग करता है। अब ये जो 10th सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन है, इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो लोग हैं, सामंत हैं, वह किस किस तरह का टैक्स लिया करते थे। तो यहाँ पर बात की गई है सुगर यानी एक प्रकार से चीनी के ऊपर, जैगरी के ऊपर, जैगरी भी एक प्रकार का चीनी के जैसा ही होता है, डाई के ऊपर यानी नील वगैरह के ऊपर, इसी के साथ साथ रंगों के ऊपर, ठीक है, डाई का मतलब रंग के ऊपर, नील के ऊपर, थ्रेड का मतलब धागे के ऊपर, कॉटन के ऊपर, इसी के साथ कोकोनट, सॉल्ट यानी नमक, फिर इसी के साथ साथ अरेका नेट, बटल बटर यानी एक प्रकार से घी के ऊपर भी, सीसम ऑयल, क्लोथ, यानी आप दूसरे शब्दों में समझिए जो भी चीज यहाँ पर बिक रही होती थी उन सभी के ऊपर टैक्स लिया जाता था। और ये जो टैक्स है वो काइंड के रूप में यानी वस्तुओं के रूप में या फिर कैश के रूप में भी हो सकता था। तो हमने यहाँ पर देख लिया टाउन्स का जो विकास है वो किस तरह से हुआ और वहाँ पे जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वह किस प्रकार से चला करता था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगे, ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। साथियों, ये जो व्यापारी हुआ करते थे, कभी कभी ये व्यापारी बहुत बड़े हुआ करते थे और कभी हमें यहाँ पर छोटे शहरों में छोटे व्यापारी भी देखने को मिलते हैं। साथियों, यहाँ पर छोटे व्यापारी के रूप में हमें नजर आते हैं बंजारा व्यापारी। साथियों, ये बंजारा व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने सामान को लेकर जाकर बेचा करते थे, ठीक है। और ये अमूमन क्या करते थे, अपना एक एसोसिएशन बना लिया करते थे, अपना एक ग्रुप या फिर समूह बना लिया करते थे, ठीक है। इसका उदाहरण हमें नजर आता है हॉर्स ट्रेडर्स, यानी ये क्या करते थे, बंजारा हुआ करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जाके अपने जो घोड़े हैं उनका व्यापार किया करते थे। और ये नेगोशिएशन करने के लिए, यानी जो राजा है या जिसको भी वो वॉरियर अगर कोई हॉर्स खरीदना चाहता है तो उससे नेगोशिएशन करने के लिए यानी मोल भाव करने के लिए एक हेडमैन की भी अपने यहाँ पर नियुक्ति किया करते थे या चूज किया करते थे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बंजारा हैं वो छोटे व्यापारी हुआ करते थे, इसी के साथ इनके एसोसिएशन हुआ करते थे और उस एसोसिएशन का एक हेड हुआ करता था जो कि व्यापार से संबंधित जो मोल भाव है वो सभी वॉरियर और जो घोड़े का खरीदने वाले लोग हैं, घोड़े को खरीदने वाले लोग हैं, उन सभी को बेसिकली यहाँ पर नेगोशिएट करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर नजर आते हैं ट्रेवल्ड इन द कारवान, और ये बेसिकली कुछ और व्यापारी भी हमें नजर आते हैं जो आमतौर पर ये कारवां के अंदर यानी व्यापारियों के समूह को कारवां बोला जाता है। तो कारवां यानी व्यापारियों के समूह आमतौर पर ये ट्रेवल किया करते थे, यात्रा किया करते थे समूह में, और ये फिर कभी कभी अपना एक गिल्ड बना लिया करते थे। गिल्ड को हिंदी में श्रेणी बोला जाता है, और श्रेणी बेसिकली क्या है, ये एक समूह हुआ करता था जिससे संबंधित ये बेसिकली काम किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आइवरी का काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, यानी जो बेसिकली कढ़ाई का काम करने वाले लोग हैं, उन सभी की अपनी एक श्रेणी हुआ करती थी और यही श्रेणी फिर डिसाइड करती थी कच्चे माल का क्या रेट होगा, इसी के साथ साथ जो तैयार माल है उसका रेट क्या होगा, कच्चा माल कहाँ से लाया जाएगा, तैयार माल किस किस को बेचा जाएगा, ये सारे निर्णय कौन लेते हैं, गिल्ड आमतौर पर लिया करते थे। ये श्रेणी आमतौर पर लिया करती थी और ऐसी ही श्रेणी हमें साउथ इंडिया के अंदर 8th सेंचुरी के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें आगे देखने को क्या मिलता है कि मनीग्रामम और यहाँ पर नाना देसी, ये कुछ प्रमुख प्रकार की श्रेणी हमें दक्षिण भारत के अंदर देखने को मिलती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये मनीग्रामम आखिरकार होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, मनीग्रामम क्या है, एक प्रकार की श्रेणी है, एक प्रकार का गिल्ड है, व्यापारियों का समूह है, ठीक है। और नाना देसी भी क्या है, एक प्रकार के व्यापारियों का समूह है, गिल्ड है, ठीक है, श्रेणी है। इसी के साथ साथ ये जो लोग हैं, गिल्ड है, वो आम तौर पर क्या करते थे,
कुछ ऐसे गिल्ड या श्रेणी हुआ करते थे जो पेनिनसुला के अंदर यानी भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर व्यापार किया करते थे, बल्कि कुछ गिल्ड या व्यापारी ऐसे भी हुआ करते थे जो साउथ ईस्ट एशिया से और चाइना जैसी कंट्रीज से भी व्यापार किया करते थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ भी ये जो मनीग्रामम है, नाना देशी है, गिल्ड है और श्रेणी है, यह व्यापार किया करते थे। और स्पेशली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं साउथ इंडिया की, और कब की, 8th सेंचुरी की। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ व्यापारियों का समूह होते हैं, श्रेणी होती है, ठीक है, जो कि कम्युनिटी बेस्ड होती है। ठीक है, अब कम्युनिटी बेस्ड क्या होती है, जैसे कि आज आप देख रहे हो कास्ट सिस्टम होता है। कास्ट सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लोग है जो ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, दूसरे वैश्य होते हैं, तीसरे शूद्र होते हैं। जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और अदर भागों में टूटने लग गए तो ऐसे ही, यानी बेसिकली ये तो बर्थ के आधार पर होता है, लेकिन काम के आधार पे भी एक दूसरा ग्रुप हुआ करता था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, घोड़े का व्यापार करने वाले व्यक्तियों को क्या बोला जाता था, चेट्टियार्स बोला जाता था, या फिर कुदिरई चेट्टी के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, घोड़े का व्यापार करने वाले व्यक्तियों को कुदिरई चेट्टी के नाम से जाना जाता था, और चेट्टियार का मतलब ही है व्यापारियों का समूह। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने देखा, एक है चेट्टियार्स और दूसरा है मारवाड़ी ओसवाल्स। ठीक है, ओसवाल भी क्या है, एक प्रकार से व्यापारियों की कम्युनिटी है। ठीक है, लोगों का समूह है जो कि एक खास प्रकार का काम करती हैं। ठीक है, और जो ये ओसवाल्स हैं या मारवाड़ी हैं, ये आमतौर पर व्यापार करने का काम करते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप हैं जो कि हमें गुजरात के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये जो चेट्टियार्स है या फिर कुदिरई चेट्टी है, वो हमें विजयनगर साम्राज्य के अंदर, कहाँ पर, विजयनगर साम्राज्य के अंदर, और जो बहमानी साम्राज्य है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ आपने और भी कम्युनिटी का नाम सुना होगा, जैसे हिंदू रिलीजन के अंदर एक बनिया कम्युनिटी होती है। इसी के साथ साथ मुस्लिम्स के अंदर एक बोहरा कम्युनिटी होती है। ये सब भी क्या है, व्यापारियों के एक क्या है, समूह है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो श्रेणी क्या होती है, बेसिकली क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव वो है, क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों में भी अंतर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैंने आपको बताया, मनीग्रामम, नाना देशी, और इसके अलावा गिल्ड और श्रेणी, ये सारे के सारे जो मैंने शब्द बोले अभी, ये बेसिकली क्या है, ये जितने भी ग्रुप हैं, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आधारित हैं। ठीक है, किसके ऊपर आधारित है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो मैंने अभी बताया आपको नाम, चेत्तियार्स, ओसवाल्स, बोहरा, बनिया, ये सारे के सारे जो ग्रुप है, ये अलग अलग स्थानों में पाए जाने वाले लोगों को यानी व्यापारियों को बोला जाता है। ठीक है, और ये जो व्यापारी है, ये कम्युनिटी बेस्ड यहाँ पर डिवीजन हमें यहाँ पर नजर आता है। ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड डिवीजन, और ये है कम्युनिटी बेस्ड डिवीजन। ठीक है, आमतौर पर अगर ये चीज कहीं भी किसी भी लेक्चर में देखोगे, कहीं किसी किताब में भी देखोगे ना, तो ये इंटरनल जो चीजें होती हैं वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए, और यहाँ पर इन डेप्थ, इन डिटेल यहाँ पर मेरा बताने का उद्देश्य यही है, ताकि आप जो चीजें हैं उसको और अच्छे से कॉन्सेप्ट के रूप में याद रख पाएं कि बेसिकली क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप कौन कौन से हैं, इसी के साथ कम्युनिटी ग्रुप कौन कौन से हैं व्यापारियों के। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। तो साथियों, अगर आप यहाँ तक वीडियो में बन गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम यहाँ पर देखते हैं, रेड सी के अंदर, पर्शियन गल्फ के अंदर, ईस्ट अफ्रीका के अंदर, साउथ ईस्ट और एशिया के अंदर, चाइना के अंदर, इन सभी स्थानों पर आमतौर पर ये जो व्यापारी हैं वो अपने सामान को बेचा करते थे। क्या बेचा किया करते, टेक्सटाइल को बेचा करते थे, यानी कपड़ों को, स्पाइसेस को, मसालों को, गोल्ड को, और इसके बदले में वो क्या लेकर आते थे, गोल्ड लेकर आते थे। ठीक है, और यहाँ पर आइवरी लेकर आया करते थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर स्पाइसेस, टिन और इन सभी चीजों का व्यापार हमें बड़े पैमाने पर इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, पोट्री, सिल्वर, साउथ चाइना सी, ये पूरा व्यापार इस प्रकार से आप देख सकते हो। ठीक है, चाइनीज ब्लू पोट्री हमें यहाँ पर देखने को मिलती है।
इसी के साथ साथ सिल्वर जो है वो हमें चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से हमें प्राप्त होता था। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पाइस और जो टिन है वो बेसिकली वो हमें अफ्रीका से प्राप्त होता था। गोल्ड और आइवरी हम बेसिकली दूसरे से मंगाते थे और अब उसके बदले में हम क्या दिया करते थे, जो कपड़ा है और जो मसाले हैं उसको दिया करते थे। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ ये जो ज़्यादातर व्यापार हुआ करता था वो हमें वेस्ट कोस्ट पर देखने को मिलता है। साथियों, अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया का बेसिकली मैप आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। तो ये आपका जो वेस्ट कोस्ट है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये पूरा ज्यादातर व्यापार हुआ करता था। हम अरब से व्यापार किया करते थे, पर्शिया के साथ, चाइनीज के साथ, ज्यूइश के साथ, सीरियन क्रिश्चियन के साथ, इन सभी के साथ व्यापार किया करते थे। और क्या व्यापार किया करते थे, स्पाइसेस का व्यापार किया करते थे और क्लोथ का यानी कपड़ों का व्यापार किया करते थे। इसी के साथ साथ हमारा जो व्यापार है वो इटालियन ट्रेडर के साथ और जो रेड सी पोर्ट्स है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया बेसिकली क्या क्या चीज़ें बेचा करता था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उसकी वजह से भारत के अंदर बड़े पैमाने पर पेपर यानी काली मिर्च का, और यहाँ पर सिन्नामोन, इसके अलावा नटमैग, इसके अलावा ड्राइड जिंजर, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता था। ये सारी के सारी क्या हैं, स्पाइसेस हैं, मसाले हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को बेचा करता था और कॉटन के क्लॉथ यहाँ पर बेचा करता था यूरोप के बीच में और अदर इलाकों के अंदर। तो इस प्रकार का हमने पूरा पूरा सिस्टम देख लिया कि भारत के अंदर व्यापार किस किस प्रकार से हुआ करता था। अब यहाँ पर हम लास्ट पॉइंट क्या देख लेते हैं, काबुल का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 16th सेंचुरी के अंदर कमर्शियली हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि काबुल जो है वो कमर्शियली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लग जाता है। और जो कांधार है वो व्यापार की दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि काबुल जो आज के समय में हमें अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलता है वो पूरा का पूरा माउंटेन वाला इलाका है। और ये माउंटेन वाला जो इलाका है, फॉर एग्जांपल ये है इंडिया, इंडिया के बाद आप यहाँ पर देखोगे पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आपको नजर आएगा अफगानिस्तान, तो और यहाँ पर आपको नजर आएगा चीन। तो बेसिकली क्या होता था, चीन क्या करता था, सिल्क बेसिकली बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादित करता था। तो ये जो सिल्क है भारत का जो जम्मू कश्मीर है वहां से, फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर अफगानिस्तान होते हुए पूरा का पूरा जो यूरोप है वहां तक ये पूरा व्यापार जाया करता था। अब ये जो पूरा का पूरा रास्ता है ना भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए अफगानिस्तान पूरा जा रहा है, इसको बोला जाता है सिल्क रूट। क्या बोला जाता है, सिल्क रूट। क्यों सिल्क रोड रूट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो चाइना है वो सिल्क का व्यापार किया करता था, रेशम का व्यापार किया करता था, इसी वजह से इसको सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग भी बोला जाता था। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो घोड़े हैं उसके ऊपर व्यापार किया जाता था। और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का व्यापार हमें देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर 17th सेंचुरी के अंदर, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 17वीं शताब्दी में क्या होता है, जीन बैप्टाइस्ट टेवर्नियर भारत के अंदर आता है। ठीक है, और ये जीन बैप्टाइस्ट टेवर्नियर है वो भारत के अंदर ये आता है एक प्रकार का डायमंड मर्चेंट के रूप में। और यहाँ पर ये काबुल के रास्ते से होकर आता है और यहाँ पर एनुअली बेसिकली क्या है, हॉर्स का ट्रेड करता है लगभग 30,000 के क्वांटिटी के रूप में। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो कैमल है यानी ऊंट है उसके माध्यम से फ्रूट हो गया, डेट हो गया यानी खजूर हो गया, कारपेट हो गया यानी एक प्रकार से चादर हो गया, सिल्क हो गया, और इसी के साथ साथ फ्रेश फ्रूट फ्रॉम काबुल, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर व्यापार किया जाता था। यहाँ तक कि ध्यान रखिएगा जो स्लेव हैं उन सभी का भी व्यापार इसी रास्ते के माध्यम से हुआ करता था। अच्छा, जीन बैप्टाइस्ट टेवर्नियर के बारे में एक और बात ध्यान रखिएगा, जीन बैप्टाइस्ट टेवर्नियर ने भारत के अंदर पॉलिश करने वाली मशीन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। यानी पत्थर को पॉलिश करने वाली मशीन है वो भारत के अंदर सबसे पहले कौन लेकर आया था, ध्यान रखिएगा, जीन बैप्टाइस्ट टेवर्नियर। बहुत बार वैसे ये नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन क्या है
जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे कि यूजीसी नेट, उसमें बहुत ही बार या ये जो क्वेश्चन है पूछा जाता है। फिर भी आप इसको ये ध्यान रख सकते हो कि जीन बैप्टाइस्ट टैवर्नियर के माध्यम से सबसे पहले भारत के अंदर जो पत्थर को घिसने की मशीन है वो लेकर आई गई। इसी के साथ अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जो कि क्या है, क्राफ्ट इन टाउन्स, यानी शहरों के अंदर जो क्राफ्ट है वह किस प्रकार का हुआ करता था, अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आप इमेज से ही समझ सकते हो कि कितना बारीक कारीगरी यहाँ के लोग जाना करते थे, भारत के लोग जाना करते थे। साथियों, अभी आप ये जो इमेज में देख रहे हो वो 17th सेंचुरी का एक क्या है, कैंडल स्टैंड है, जो कि बेसिकली क्या है, ब्रोंज के माध्यम से बनाया गया है और यहाँ पर इसके ऊपर ब्लैक आउटले को यहाँ पर लगाया गया है, यानी काले रंग का आउटले लगाया गया है और यहाँ पर ये जो पूरा धातु यूज किया गया है वो ब्रोंज का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हमें क्राफ्ट पर्सन ऑफ बीदर वर सो फेम्ड फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट कम टू बी कॉल्ड एज बीदरी। साथियों, जो बीदर का इलाका है, अगर इमेज के अंदर आप, सॉरी, अगर आप यहाँ पर मैप के अंदर देखोगे तो चलिए मैप को बना के बता देते हैं। तो अगर आप मैप को देखोगे साउथ इंडिया के अंदर, तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इंडिया का मैप देखने को मिलेगा। और ये है गुजरात का इलाका, यहाँ पर है पूरा महाराष्ट्र का इलाका इस इलाके में। तो स्पेशली अगर आप सबसे ऊपर देखोगे यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश का रीजन है वहाँ, और यहाँ पर महाराष्ट्र का रीजन है, यहाँ पे आपको सबसे मिलेगा बरार। बरार के ठीक नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बीदर। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर कर्नाटक के आसपास आओगे तो आपको मिलेगा बीजापुर। और यहाँ पर फिर आपको और नीचे आओगे, इसी के पास में आपको देखने को मिलेगा बीजापुर। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पर जाओगे तो आपको मिलेगा गोलकुंडा। तो ये मैप भी आप ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर बरार, फिर उसके नीचे बीदर, बीदर के बाद यहाँ पर बीजापुर, और यहाँ पर आपको विजयनगर। और विजयनगर, यहाँ पर जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। इसी के साथ गोलकुंडा यहाँ पर हमें आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। तो स्पेशली अभी मैं यहाँ वाले जो बीदर है उसकी बात कर रहा हूँ। तो बीदर बेसिकली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ के जो लोग हैं, एक कम्युनिटी है, वो बेसिकली कॉपर के ऊपर काम करने पे और सिल्वर के ऊपर काम करने के लिए जानी जाती थी। यानी इनका जो इनले बनाया जाता है, इसके ऊपर जो आउटलाइन बनाई जाती है वो बहुत ही बारीक तरीके से बनाई जाती थी यहाँ पर। और इस ये जो पूरी कारीगरी की जाती थी इसी को ही बीदरी कारीगरी बोला जाता था। ठीक है, यहाँ पर जो क्राफ्टमैनशिप है उसको बीदरी क्राफ्ट बोला जाता था, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर पंचलास और इसी के साथ साथ विश्वकर्मा कम्युनिटी यहाँ पर हुआ करती थी, जो कि बेसिकली क्या है, गोल्ड स्मिथ और ब्रोंज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ और इसी के साथ साथ मेसन्स और कारपेंटर के रूप में यहाँ पर काम किया करती थी, एसेंशियल रूप में टेम्पल के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, जो कारीगरी थी उसका नाम क्या है, बीदरी कारीगरी। और इसी के साथ दो कम्युनिटी यहाँ पर हमें नजर आई, एक कम्युनिटी है पंचलास और दूसरी कम्युनिटी है विश्वकर्मा कम्युनिटी। ये दोनों ही किससे संबंधित है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों ही है वह क्राफ्ट से संबंधित हमें देखने को मिलती हैं। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। आमतौर पर ये जो लोग हैं वो टेम्पल से एसोसिएटेड हुआ करते थे और इसी के साथ साथ सालिया और यहाँ पर कई को ला यहाँ पर हमें नजर आते हैं। सालिया, अभी इनके बारे में हमने देखा था कि ये जो कपड़े हैं उनको प्रमुख रूप से उत्पादन किया करते थे। ठीक है, ये कम्युनिटी है जो कि कपड़े का उत्पादन किया करती थी। इसी के साथ साथ कई को लार्स यहाँ पर हमें नजर आते हैं, ये भी कपड़े से संबंधित जो एक कम्युनिटी है वह नजर आती है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग है या क्लोथ मेकिंग है उससे संबंधित दो कम्युनिटी कौन सी है, तो आपको यहाँ पर सालियार और कई को लार्स यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है,
इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें नजर आता है क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन, इसी के साथ साथ क्लीनिंग, स्पिनिंग, डाइंग, ये सारे के सारे काम क्या है यहाँ पर इंडिपेंडेंट रूप से अलग अलग लोगों के माध्यम से किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका एक नमूना कि यहाँ पर क्या है, एक साल है, उसके ऊपर किस तरह से बारीक तरीके से बॉर्डर बनाया गया है, बहुत बढ़िया सी चित्रकारी की गई है। और यही सब चित्रकारी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है इन कारीगरों के माध्यम से या इस कम्युनिटी के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार की बेहतरीन कारीगरी हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि चेंजिंग फॉर्च्यून ऑफ द टाउन्स। अब बेसिकली क्या होता है, जो टाउन्स होता है उनकी तकदीर है वो पूरी तरह से बदल जाती है जब ये जो टाउन्स हैं बहुत बड़े बड़े होने लग जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो तंजावुर है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो घटने लग जाता है, और भी जो अभी हमने ऊपर नाम लिए थे शहरों का, वो सबकी जो इम्पोर्टेंस है वो समय के साथ घटने लग जाती है और उनके स्थान पर नए शहरों का विकास हो जाता है जो कि अपने क्राफ्टमैनशिप के लिए जाने जाते थे। उदाहरण के लिए जो अहमदाबाद है गुजरात का, वो बेसिकली क्या है, फेमस हो जाता है। इसी के अलावा वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद है, वो बेसिकली फेमस हो जाता है सिल्क के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से जो पुराने शहर हैं उनका पतन होता है और जो नए शहर हैं उनका यहाँ पर हमें विकास देखने को मिलता है। और ये चीज और भी बड़े पैमाने पर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जब ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड के जो लोग हैं वो भारत के अंदर आते हैं और इसी के साथ चीप मिल वाली जो फैक्ट्री में बनने वाले कपड़े हैं और बाकी सामान है उसको उत्पादित करने लग जाते हैं। और भारत के अंदर जो ये कारीगरी के आधार पर शहरों का विकास हुआ था वो सारे के सारे नीचे की ओर गिर जाते हैं, क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार के जो कंपनियां हैं या फिर फैक्ट्रियां हैं उनके अंदर बनाए गए लोग कपड़ों को और भी अन्य प्रकार की वस्तुओं को यूज करने लग गए थे। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर हम क्या है, क्राफ्टमैनशिप से संबंधित और इसी के साथ साथ सिटी टाउन, टेम्पल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, इन सभी से संबंधित जो बेसिक बात थी वो हमने यहाँ पर डिटेल में बात कर ली है। इसी के साथ हमारा जो अगला पोर्शन होगा वो हम्पी से संबंधित होगा, जो कि विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख रूप से शहर, एक ट्रेड सेंटर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और हम्पी के अंदर हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा नमूना देखने को मिलता है। आप वहाँ पर किलेबंद जो दीवारें हैं देख सकते हो कि कितने बारीक तरीके से किलेबंद दीवारों को बनाया गया था। और इमेज में आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर कहीं भी सीमेंट और इस प्रकार के गारे का प्रयोग नहीं किया है, बस पत्थरों को जोड़कर ही उस समय बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण कर दिया जाता था। और भी हम यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले जो नेक्स्ट पार्ट है। साथियों, इस वजह से आप ये जो नेक्स्ट पार्ट है उसको जरूर देखिएगा। ये हमने पहला पार्ट कर लिया है क्लास 6 के टाउनशिप ट्रेडर का और क्राफ्ट पर्सन्स का। इसी के साथ मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।